बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू डिप स्विचर क्लास। सब्जेक्ट बायोलॉजी, क्लास फर्स्ट ईयर। आई एम मिस सदफ। चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। टॉपिक अभी मैंने आपको वीडियो में बताया कंडेंसेशन के बारे में। कंडेंसेशन को हमने पढ़ा है, जिसमें मैंने आपको क्या बताया है कि स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या सब यूनिट्स जो कि मोनोमर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, कंडेंसेशन। और जो सेकंड प्रोसेस हम पढ़ेंगे हाइड्रोलिसिस, ये एक दूसरे के ऑपोजिट प्रोसेस आ जाती हैं। कंडेंसेशन में क्या होता है, जो दो मोनोमर्स आपस में मिलते हैं, एक मोनोमर्स का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और दूसरे मोनोमर्स का हाइड्रोजन ग्रुप एक दूसरे के साथ कंबाइन होता है और वाटर की फॉर्म में क्या हो जाता है, रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, और ख़ुद मोनोमर्स किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, इसी तरह कंबाइन होते हुए पॉलीमर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने की वजह से इस प्रोसेस को डिहाइड्रेशन रिएक्शन या डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहते हैं। ठीक है, कैसे बच्चों, जैसे कि एक मोनोमर्स हमारे पास ये है, दूसरा मोनोमर्स हमारे पास ये है। एक मोनोमर्स का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दूसरे मोनोमर्स का हाइड्रोजन ग्रुप, ये दोनों आपस में कंबाइन होती हैं और रिज़ल्ट में मोनोमर्स तो मिल जाते हैं, इनके दरमियान बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है, प्लस हमारे पास H2O, ये जो वाटर है ये क्या हो जाता है, रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, मोनोमर्स पॉलीमर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और वाटर रिलीज़ हो जाते हैं। अब ये जो मोनोमर्स हैं ये अमाइनो एसिड्स भी हो सकती हैं, ये ग्लूकोज भी हो सकती हैं, ये हमारे पास फैटी एसिड और ग्लाइसरोल वगैरह भी हो सकती हैं, और ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स भी हो सकते हैं जो कि किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, एक्सप्लेन से ये मैंने आपको बताया है। हाइड्रोलिस जैसे एग्जांपल मैंने बताई थी प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स। अब क्या होता है बच्चों, अगर दो अमाइनो एसिड्स कंबाइन होंगे तो वो डाई पेप्टाइड हो जाएगा, क्योंकि इसके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा अमाइनो एसिड के दरमियान वो पेप्टाइड बॉन्ड होगा, और दो अमाइनो एसिड्स के दरमियान एक पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। तीन अमाइनो एसिड्स होंगे तो उसके दरमियान दो पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। 4 अमाइनो एसिड होंगे तो उसके दरमियान 3 पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। इसी तरह ये पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती जाएगी। ठीक है, हाइड्रोलिस कंडेंसेशन में यही रिएक्शन यहाँ पे बताया हुआ है। ये हमारे पास एक अमाइनो एसिड है, दरमियान में कार्बन है, कार्बन के साथ एक साइड पे अल्काइल ग्रुप अटैच है, एक साइड पे इसके साथ अमाइन ग्रुप अटैच है और एक साइड पे इसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है। ठीक है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है, दरमियान में कार्बन है, एक साइड पे उसी तरह इसके साथ भी क्या अटैच है, हमारे पास अमाइन ग्रुप अटैच है, एक साइड पे इसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है और एक साइड पे इसके साथ अल्काइल ग्रुप अटैच है। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होती हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH और अमाइन का H आपस में कंबाइन हो जाती हैं और किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, यहाँ पे वाटर की। ठीक है, बाकी सारा यहाँ पे जब ये रिलीज़ होंगे N और C के दरमियान, ये आपको जो नज़र आ रहा है N और C के दरमियान किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, क्योंकि ये अमाइनो एसिड हैं तो इसके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और H2O वाटर क्या हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा। ये इन्होंने ओपन चेन करके आपको बताया हुआ है। पॉलीसेकेराइड्स हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ये किससे मिलकर बनती है, मोनोसेकेराइड से। लिपिड्स हमारे पास मैक्रोमॉलिक्यूल जो है ये किससे मिलकर बनता है, ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड से। प्रोटीन्स किससे मिलकर बनते हैं, अमाइनो एसिड से। न्यूक्लिक एसिड किससे मिलकर बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड से। तो ये था हमारे पास सारा कंडेंसेशन का प्रोसेस। हाइड्रोलिसिस इसका बिल्कुल अगेंस्ट ऑपोजिट प्रोसेस है। ठीक है, और मैं थोड़ा सा हाइड्रोलिसिस के बारे में बताती हूँ, बाकी हाइड्रोलिसिस का आप लोगों का होमवर्क होगा। ठीक है, हाइड्रोलिसिस हमारे पास कौन सा प्रोसेस है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग या ब्रेक डाउन। ठीक है, इसमें क्या होता है, वहाँ पे क्या था कि जो हमारे पास मोनोमर्स हैं वो मिलकर पॉलीमर्स बनाती हैं विद द एडिशन ऑफ वाटर, जबकि हाइड्रोलिसिस में पॉलीमर्स ब्रेक डाउन हो जाती है मोनोमर्स में दोबारा से विद द सॉरी बच्चों,
दोबारा से मैं बताती हूँ। कंडेंसेशन में क्या होता है, मोनोमर्स कंबाइन होकर पॉलीमर्स में कन्वर्ट होती हैं विद द रिमूवल ऑफ वाटर। वहाँ पे वाटर का मालिक्यूल पे क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, क्योंकि एक मोनोमर्स का हाइड्रोक्सिल ग्रुप दूसरे का हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर मालिक्यूल बना के रिमूव हो जाता है। हाइड्रोलिसिस उसका ऑपोजिट प्रोसेस है जिसमें पॉलीमर्स ब्रेक डाउन हो जाती है मोनोमर्स में दोबारा से, ठीक है, विद द एडिशन ऑफ वाटर। लेकिन पॉलीमर्स जब टूटते हैं मोनोमर्स में तो ये टूटने के लिए किसको यूज़ करते हैं, वाटर के मालिक्यूल को। यानी एक मोनोमर्स वाटर के मालिक्यूल, वाटर का मालिक्यूल किससे मिलकर बना है, इसमें हमारे पास OH और H आ जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप। एक मोनोमर्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ले लेता है, दूसरा मोनोमर्स हाइड्रोजन ग्रुप को लेकर क्या हो जाता है, ये पॉलीमर्स मोनोमर्स में टूट जाते हैं, ठीक है। ये कंडेंसेशन का रिवर्स प्रोसेस है। इसमें वाटर मालिक्यूल OH फ्रॉम वाटर मालिक्यूल अटैच टू वन मोनोमर्स एंड H अटैच टू अदर मोनोमर्स, ठीक है। इसको हाइड्रोलिसिस इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि इसमें हाइड्रो वाटर की क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन होती है। क्लियर हो गया। ये था हमारे पास हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस। बिल्कुल ऑपोजिट आ जाता है कंडेंसेशन के, यानी कि इस तरह हमारे पास मोनोमर्स होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं, वाटर के मालिक्यूल्स को यूज़ करते हैं और दोबारा से एक मोनोमर्स OH ग्रुप को ले लेता है, एक मोनोमर्स H ग्रुप को ले लेता है। रिज़ल्ट में ये दोबारा से अपनी ओरिजिनल कंडीशन में क्या हो जाते हैं, वापस आ जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे इस तरह जब मोनोमर्स कंबाइन होके पॉलीमर्स बनाती हैं और वाटर मालिक्यूल रिमूव होते हैं, ये प्रोसेस है कंडेंसेशन का। और जब पॉलीमर्स वाटर मालिक्यूल को यूज़ करके दोबारा से मोनोमर्स में कन्वर्ट होते हैं, ये प्रोसेस है हाइड्रोलिसिस का। तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑपोजिट प्रोसेस। क्लियर हो गया। हाइड्रोलिसिस और कंडेंसेशन की बाकी एग्जांपल में आप लोगों की हाइड्रोलिसिस का यही वाले जो एग्जांपल्स हैं प्रोटीन्स की, ये मैं आप लोगों की चेक करूँगी हाइड्रोलिसिस के मेकनिज़म में। क्लियर हो गया क्लास। नेक्स्ट हमारे जो स्टार्ट हो जाता है कंडेंसेशन के बाद जो प्रोसेस स्टार्ट होगा वो है बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, वाटर की इम्पोर्टेंस के बारे में। अब वाटर जो है, पहले तो इसकी थोड़ी सी इम्पोर्टेंस देखें तो ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हमें ज़िंदा रहने के लिए, तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ज़िंदा रहने के लिए क्या चाहिए होती है, वाटर, ठीक है। वाटर जो है अर्थ पे भी या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में भी 70 to 90% वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इतना ज़्यादा वाटर प्रेजेंट होने की वजह से ही जो प्रोटोप्लाज्म हमारे पास, जो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस पे कंसिस्ट करता है, ये वाला जो है, इसको सरवाइव करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, वाटर की, ठीक है। क्योंकि जितनी भी एक्टिविटीज़ इसके अंदर परफॉर्म होती हैं वो सारी किसकी वजह से पॉसिबल होती हैं, वाटर के प्रेजेंस की वजह से, ठीक है। इसके अलावा अर्थ के ऊपर भी, अर्थ सरफेस पे भी लार्ज अमाउंट पे, यानी 4 अगर अर्थ है, अर्थ के 4 हिस्सों में से 3 हिस्सों पे पानी प्रेजेंट है और 1 हिस्से पे हमारे पास खुश्की प्रेजेंट है, ठीक है। तो वाटर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। वाटर की थोड़ी सी भी अगर कमी हो जाए तो हमारा प्रोटोप्लाज्म भी अपना फंक्शन परफॉर्म करने के काबिल नहीं रहता, ठीक है। इसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे वाटर की फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, लेकिन वो वाली प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे जो कि बायोलॉजिकल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। हम लोग इसकी डिफरेंट यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहले पोलर नेचर ऑफ वाटर पढ़ेंगे, यूनिवर्सल सॉल्वेंट्स पढ़ेंगे, कोहेसिव एंड एडहेसिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वाटर की। इसके अलावा हाई स्पेसिफिक हीट एंड हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, वाटर एक्सपेंड्स एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे वाटर एक्सपेंड हो जाता है, और आयोनाइजेशन ऑफ वाटर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसकी पोलर नेचर ऑफ वाटर की पोलर नेचर देखेंगे, क्योंकि पोलर नेचर देखने के बाद ही हम लोग इसकी फर्दर प्रॉपर्टीज़ वगैरह को पढ़ने के काबिल होंगे, ठीक है। सबसे पहले पोलर नेचर ऑफ वाटर को देखें तो वाटर पोलर नेचर का है। पोलर नेचर का क्या मतलब कि वाटर H2O पे कंसिस्ट करता है। H2O का क्या मतलब है, एक ऑक्सीजन का मालिक्यूल 2 हाइड्रोजन के मालिक्यूल के साथ कंबाइन होता है, ठीक है। अब जो हमारे पास ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारे पास एटम है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रो वर्ड इलेक्ट्रॉन को शो करता है, नेगेटिव वर्ड का मतलब ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है,
ठीक है। इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के काबिल होते हैं, ठीक है। क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्टिकल्स कौन से होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने के काबिल होते हैं, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास पार्शियली इसके ऊपर हमारे पास चार्ज आ जाता है पार्शियली नेगेटिव चार्ज। पार्शियली नेगेटिव चार्ज का मतलब ये है बच्चों कि मैंने क्या बताया, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन दूसरा हमारे पास हाइड्रोजन है जो कि पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, और ये हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसमें इलेक्ट्रॉन की ज़्यादती है, यानी इनके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्टिकल है, ठीक है। अब ऑक्सीजन क्या करेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा, लेगा, लेकिन कम्प्लीटली रिसीव नहीं करेगा, बल्कि उसके इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग बना देगा, जिसकी वजह से हम पार्शली चीज़ हाफ चीज़ को कहते हैं। कम्प्लीटली रिसीव नहीं करता बल्कि उसके साथ बॉन्ड बना के पार्शली क्या हो जाता है, नेगेटिव, और हाइड्रोजन पार्शली पॉजिटिव हो जाता है। समझ आ गई क्लास? यहाँ तक क्लियर हो गया मैंने क्या बताया है आपको? ठीक है बच्चों, अब क्या होता है हमारे पास जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि पानी हमारे पास कम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यानी जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं यानी O और H जो हमारे पास आ जाती हैं, इसी तरह डिफरेंट जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होती हैं, डिफरेंट वाटर के मॉलिक्यूल्स वाटर में वो एक दूसरे के साथ जो हैं किसके थ्रू, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, किसके थ्रू अटैच होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू अटैच होती हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होने की वजह से जो हमारे पास वाटर जो है, वाटर के मॉलिक्यूल्स टूटते नहीं हो, और वाटर जो है वो अलग नहीं होता बल्कि एक साथ ही मिलकर क्या होता रहता है, बहता रहता है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास वाटर की पोलर नेचर। अब पोलर नेचर होने की वजह से वाटर जो है पोलर चीज़ों को अपने अंदर डिज़ोल्व करने के काबिल होता है। तो ये हमारे पास सारी कौन सी थी इसकी पोलर नेचर। वाटर किससे मिलकर बनता है, हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल से, वाटर से एटम से, और हाइड्रोजन के दो एटम से। जो ऑक्सीजन होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना देती हैं, लेकिन कम्प्लीटली ये इलेक्ट्रॉन को देते या रिसीव नहीं करते, बल्कि बॉन्डिंग की वजह से पार्शली चार्ज इन पे आ जाता है, हाफ चार्ज आ जाता है। पार्शली नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ जाता है, पार्शली पॉजिटिव चार्ज किस पे आ जाता है, हाइड्रोजन पे आ जाता है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं यानी H2O एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़े होते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ने की वजह से ये क्या करती हैं, एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़े होने की वजह से ये एक दूसरे के साथ क्या बना देती हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से ये टूटते नहीं हैं बल्कि वाटर एक ही जगह पे एक दूसरे के साथ बह रहे होते हैं। तो ये थी इसकी पोलर नेचर ऑफ वाटर। नेक्स्ट इसका देखिए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है। वाटर अब हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल वर्ड का मतलब होता है वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के लिए यूनिवर्स वर्ड हम यूज़ करते हैं, बल्कि पूरी कायनात के लिए, ठीक है। सेकेंड चीज़ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट किसे कहती हैं, जिसकी ये एबिलिटी होती है वो अपने अंदर सोल्यूट्स या किसी दूसरी चीज़ को डिज़ोल्व कर लेता है, ठीक है। अब वाटर भी हमारे पास यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, क्योंकि वाटर की पोलर नेचर है तो ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट सिर्फ और सिर्फ पोलर चीज़ों के लिए होगा, नॉन पोलर चीज़ें इसमें डिज़ोल्व नहीं हो सकती, ठीक है। अब क्या होगा, एग्ज़ाम्पल इसमें थोड़ी सी मैं आपको देखूं तो हमारे पास यूनिवर्सल सॉल्वेंट किस तरह हैं, क्योंकि वाटर जो हमारे पास नमक है सोडियम क्लोराइड, सोडियम हमारे पास सोडियम पे चार्ज होता है किसका, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि क्लोराइड पे हमारे पास कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। वाटर का हमने क्या पढ़ा है, O के ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही हम डिज़ोल्व करेंगे सोडियम क्लोराइड को वाटर के अंदर, तो सोडियम क्या होंगे, सोडियम को कौन खींच लेगा, क्योंकि सोडियम का चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अट्रैक्ट हो जाएगी किसकी तरफ, हमारे पास ये
पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन की तरफ, और क्लोराइड जो है इसका हमारे पास नेगेटिव चार्ज है तो ये किसकी तरफ चले जाएगा, हाइड्रोजन की तरफ। इसी तरह जब सोडियम को ऑक्सीजन और क्लोराइड को हाइड्रोजन खींच लेगा तो इनके दरमियान जो बॉन्ड है इस बॉन्ड की क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी, और रिजल्ट में सोडियम और क्लोराइड में अलग अलग होके इस वाटर के साथ क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम कह सकते हैं जो पोलर चीज़ें हैं वो पोलर चीज़ों में क्या हो सकती हैं, डिज़ोल्व हो सकती हैं। अब इसका बायोलॉजिकल क्या इंपॉर्टेंस होती है, राइट पे हमारे पास कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, वाटर का हमने क्या पढ़ा है, ओ के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही हम डिज़ोल्व करेंगे सोडियम क्लोराइड को वाटर के अंदर तो सोडियम क्या होंगे, सोडियम को कौन खींच लेगा, क्योंकि सोडियम का चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अट्रैक्ट हो जाएगी किसकी तरफ, हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन की तरफ, और क्लोराइड जो है इसका हमारे पास नेगेटिव चार्ज है तो ये किसकी तरफ चले जाएगा, हाइड्रोजन की तरफ। इसी तरह जब सोडियम को ऑक्सीजन और क्लोराइड को हाइड्रोजन खींच लेगा तो इनके दरमियान जो बॉन्ड है इस बॉन्ड की क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी, और रिजल्ट में सोडियम और क्लोराइड में अलग अलग होके इस वाटर के साथ क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम कह सकते हैं जो पोलर चीज़ें हैं वो पोलर चीज़ों में क्या हो सकती हैं, डिज़ोल्व हो सकती हैं। अब इसका बायोलॉजिकल क्या इंपॉर्टेंस होती है कि वाटर में जब ये साल्ट डिज़ोल्व होती हैं तो सॉइल में जब हमारे पास वाटर होता है, सॉइल में जितने भी निमकियात वगैरह सॉल्ट वगैरह होती हैं वो इसी तरह वाटर में डिज़ोल्व होती हैं, रूट्स इन्हें एब्जॉर्ब करती हैं, रूट्स में ये इसी फॉर्म में वाटर में डिज़ोल्व होकर ये सॉल्ट्स वगैरह प्लांट की डिफरेंट बॉडी की तरफ पहुंचते हैं ताकि प्लांट अपनी नीड को या अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकें। इस तरह एनिमल की बॉडी में भी जो लिविंग सेल्स होती हैं उनके अंदर भी आपको पता है वाटर 70 to 90% वाटर प्रेजेंट है, तो उसके अंदर भी जितने भी हमारे पास आ जाती हैं ये साल्ट्स वगैरह, जितनी भी पोलर चीज़ें वो डिज़ोल्व होके इसी तरह सेल की नीड को क्या कर देते हैं, जितने भी फिर केमिकल रिएक्शंस वगैरह होते हैं वो इसके अंदर पॉसिबल परफॉर्म होने के काबिल होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास पोलर चीज़ें डिज़ोल्व होती हैं, नॉन पोलर चीज़ें जैसे हमारे पास सेल की सेल मेम्ब्रेन वगैरह में मेजर लिपिड्स वगैरह प्रेजेंट है, सेल ऑर्गेनेल्स की जो वॉल्स वगैरह आ जाती है, मेम्ब्रेन वगैरह आ जाती है, वो भी नॉन पोलर नेचर की होती हैं, तो वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती, इस तरह वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर प्रेजेंट होते हैं और अपनी डिफरेंट एक्टिविटी परफॉर्म करने के काबिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ जाएं तो वो है कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स। ठीक है, कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स कौन सी होती है बच्चों, वाटर के मॉलिक्यूल्स की जो अपने दरमियान, कोहेसिव फोर्स वो वाली होती है जो सेम मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाती है। जैसे वाटर H2O और H2O मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वाटर्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, क्योंकि ये सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स सेम मॉलिक्यूल्स हैं, इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, कोहेसिव फोर्स, क्योंकि ये सेम वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्डिंग आती है। ठीक है, जबकि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम एडहेसिव बोलेंगे। जैसे वाटर का मॉलिक्यूल्स जब एक हमारे पास ट्यूब में से पास होता है तो उस ट्यूब्स के मॉलिक्यूल की वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन होगी, क्योंकि यहाँ पे वाटर डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं, ट्यूब के मॉलिक्यूल डिफरेंट हैं, इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो कौन सी होगी, एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, और इसी वजह से फोर्स ऑफ कोहेसिव फोर्सेस की वजह और एडहेसिव फोर्स की वजह से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होती हैं वो एक ही डायरेक्शन में एक दूसरे के साथ मिलकर फ्लो कर रही होती है, उनकी डायरेक्शन वगैरह जो है फिर चेंज नहीं होती और ना ही वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टूट रहे होते हैं। ठीक है, water molecules remain attached together and do not separate because of hydrogen bonding। वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कौन सी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये कोहेसिव फोर्सेस होती हैं। ठीक है, दिस डेवलप कोहेसिव फोर्स अमंग देम एंड देयरफॉर वाटर मूव्स फ्रीली विदाउट ब्रेकिंग अपार्ट। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स आल्सो एडहेयर स्टिक टू सरफेस through which
fill our tubular vessels and still flow so that dissolved molecules are evenly distributed throughout a system. जैसे एग्जांपल यहाँ मैं आपको दे दूँ फ्लोएम की, तो फ्लोएम या जाइलम की, जाइलम और फ्लोएम में क्या होता है, जाइलम में क्या होता है, वाटर के मालिक्यूल्स जो हैं हमारे पास, जाइलम में वाटर के मालिक्यूल्स रूट से या सॉइल से प्लांट्स के अपर पार्ट की तरफ क्या करती हैं, मूव करती हैं ट्रांसपायरेशन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। अब उसमें वाटर के अपने मालिक्यूल्स के दरमियान तो हाइड्रोजन बॉन्ड या कोहेसिव फोर्स की वजह से वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, लेकिन जब वो मूव करते हैं जाइलम ट्यूब में से ऊपर की तरफ, तो वो वाटर के मालिक्यूल्स जाइलम के मालिक्यूल्स के साथ भी एडहेर स्टिक हो जाते हैं या एडहेसिव फोर्स बना देते हैं, जिसकी वजह से वो ईजीली इस ट्यूब में से फ्लो होके मालिक्यूल प्लांट्स के अपर पार्ट की तरफ जाते हैं और वहाँ पे भी वो वाटर को या इसमें वाटर में डिज़ोल्व जो साल्ट्स वगैरह हैं उसको ईज़िली पहुंचा देती हैं, ठीक है। तो इसी तरह इसकी कोहेसिव एडहेसिव फोर्स की वजह से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो परफॉर्म होने के काबिल होते हैं। क्लियर हो गया, ये इसकी थी थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड के बाद इसकी हम फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं। इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, वाटर एक्सपेंड एट, नहीं, इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी बच्चों कौन सी है, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड हाई हीट ऑफ हमारे पास क्या आ जाता है, हाई स्पेसिफिक हीट। अब हाई स्पेसिफिक हीट कौन सी होती है, नेक्स्ट है बच्चों हाई स्पेसिफिक हीट। हाई स्पेसिफिक हीट हमारे पास कौन सा मेकनिज़म है जिसमें हमारे पास 1 ग्राम वाटर के लिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए होता है, ताकि इसका टेम्परेचर जो है 1 ग्राम वाटर का वो क्या हो सके, इंक्रीज़ हो सके, ठीक है। हाई स्पेसिफिक हीट यानी वो वाली हीट जो वाटर के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए जो हीट चाहिए होती है, उस हीट को हम हाई स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे बच्चों या ज़्यादा ब्रीफली मैं आपको बताऊँ तो 1 ग्राम जो कि बहुत कम वाटर होता है उसके लिए 1 डिग्री टेम्परेचर हमें हीट चाहिए होती है। 1 ग्राम बहुत कम वाटर होता है, जबकि 1 डिग्री सेंटीग्रेड अच्छा खासा ज़्यादा हीट होती है। इतनी ज़्यादा हीट सिर्फ 1 ग्राम वाटर के टेम्परेचर को थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए चाहिए होती है। इसी वजह से हम कहते हैं कि वाटर की जो हमारे पास बॉइलिंग कैपेसिटी होती है या हीट ज़्यादा होने की जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्लो होती है, क्योंकि वाटर के दरमियान हम लोगों ने अभी पढ़ा है वाटर के मालिक्यूल्स के दरमियान क्या प्रेजेंट होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होती हैं। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो हैं, इन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमारे पास जो ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है, जो कि इन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ती है और हमारे पास वाटर के या तोड़ती है या वीक करती है और वाटर के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए ज़रूरी होती है, ठीक है। और इसकी यही प्रॉपर्टी जो है हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी या बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि हमारी बॉडी के सेल्स में मेजर क्या प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। अब ये जो वाटर आ जाता है, जो मेजर प्रेजेंट होता है लिविंग सेल में, अगर ये वाला वाटर हमारे पास फ़ौरन से हीट को, थोड़ी सी हीट पे भी ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर देता, तो हमारे जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं हमारे सेल के अंदर वो सारे क्या हो जाते, टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से डिस्टर्ब हो जाते, रिज़ल्ट में लिविंग सेल की क्या हो जाती, डेथ हो जाती है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब टेम्परेचर को ज़्यादा से ज़्यादा हीट को गेन करके अपना टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करने की वजह से हमारे जो सेल के अंदर जितने भी फंक्शन है वो नॉर्मल होते हैं, क्योंकि सेल का वाटर भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हीट को एब्जॉर्ब करके अपने टेम्परेचर को इंक्रीज़ करता है। तो ये था हमारे पास हाई स्पेसिफिक हीट। हाई स्पेसिफिक हीट के बाद अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट क्या आ जाता है, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन वर्ड वेपर से निकला है। वेपर्स का मतलब होता है, वेपर्स का क्या मतलब होता है, भाप बनना, पानी का भाप बनना हम लोग क्या कहते हैं, वेपराइजेशन। अब वो वाली हीट जो किसी पानी को वेपर्स बनने के लिए चाहिए होती है उसको हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ वेपराइजेशन, जो वेपर्स बनने के लिए हीट चाहिए होती है।
ठीक है। अब क्या होता है बच्चों, वेपर्स कब बनेंगे, जब वाटर के मॉलिक्यूल्स भाप की फॉर्म में उड़ जाते हैं। लेकिन भाप कब बनती है, जब वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो कम्प्लीटली क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। तो इन हाइड्रोजन बॉन्ड को टूटने के लिए बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर सिर्फ उसको बॉयल होने के लिए चाहिए होता है, ठीक है। जबकि बाकी जो लिक्विड जो हमारे पास सॉल्वेंट्स आ जाते हैं, लिक्विड आ जाती हैं, वो हमारे पास बहुत कम डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे भी बॉयल हो जाते हैं। जबकि वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है बॉयल होने के लिए, ठीक है। फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने चाहिए होते हैं हाइड्रोजन के दरमियान जो वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उनको टूटने के लिए, ताकि वाटर्स जो है वो किस में कन्वर्ट हो सके, वेपर्स में, ठीक है। और ये जो वेपराइजेशन है ये एक इम्पोर्टेंट मेकनिज़म आ जाता है बायोलॉजिकल लाइफ के लिए, क्योंकि बच्चों जब हमारे पास बाहर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो हमारे पास जो हमारी बॉडी में एक्सेस वाटर हो जाता है, ज़्यादा वाटर हो जाता है, वो उस हाई टेम्परेचर की वजह से ही वेपर्स में कन्वर्ट होगा। तो स्वेटिंग का प्रोसेस भी पॉसिबल हो सकता है और प्लांट्स में ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस भी पॉसिबल हो जाता है। स्वेटिंग को प्रोसेस से जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी जब इंक्रीज़ होगा तो एक्सेसिव वाटर जो हमारी बॉडी को ज़रूरी नहीं है, चाहिए नहीं है, वो किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, वेपर्स में। और वो वेपर स्वेटिंग की फॉर्म में हमारी बॉडी से क्या हो जाते हैं, रिलीज़ हो जाते हैं। इसी तरह जो प्लांट्स की बॉडी आ जाती है, प्लांट्स की बॉडी में भी जो वाटर आ जाता है वो ट्रांसपायरेशन के केस में बॉडी से, प्लांट की बॉडी से रिमूव होकर बाहर का जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है उसको दोबारा से नॉर्मल करने में हेल्प आउट करता है। तो ये था हमारे पास हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड हाई स्पेसिफिक हीट, ठीक है। नेक्स्ट इसके मैकेनिज़्म की तरफ जाएं तो वो कौन सा है, वाटर एक्सपेंड एट लो टेम्परेचर। ये बात याद रखें, वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान कौन सा मैकेनिज़्म आ जाता है, वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान हमारे पास कौन सी बॉन्डिंग आ जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसा ही है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है जो कि उसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है जो उसके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान, यानी H2O H2 एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं किसके थ्रू, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। क्या होता है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, समझ आई, यहाँ पे हमारे पास जो ये H2O है, ये H2O है, ये H2O है, और हमारे पास यहाँ पे H2O है, डिफरेंट H2 है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट मैकेनिज़्म होते हैं। हाइड्रोजन यहाँ से टूटता है, दूसरे के साथ जाके बाइंड हो जाता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है, दूसरे ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन यहाँ से टूटता है दूसरे हाइड्रोजन के साथ, यानी कॉन्टीन्यूसली यहाँ पे ब्रेकिंग होती है बॉन्ड की, और वो जाके किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, क्योंकि इसके दरमियान स्पेसिस होती हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये क्या है, स्पेसिस प्रेजेंट होती हैं। इन स्पेसिस की वजह से जो वाटर की डेंसिटी होती है वो इंक्रीज़ होती है। डेंसिटी हम मास पर यूनिट एरिया को बोलती हैं, ठीक है, कि हमारे पास इसके दरमियान स्पेसिस होती हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान इनकी डेंसिटी इंक्रीज़ होती है। वाटर का मॉलिक्यूल एक साइड से ब्रेक होके दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ जाके दोबारा से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू क्या हो जाता है, कंबाइन हो जाता है। लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से कम हम आएँ तो वाटर की डेंसिटी डिक्रीज़ होना स्टार्ट होती है, क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर में वाटर क्या बनना स्टार्ट हो जाता है, बर्फ़ बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक वाटर लिक्विड की कंडीशन में था, उसके दरमियान स्पेसिस प्रेजेंट थी, उसकी डेंसिटी इंक्रीज़ थी, रिजल्ट पे वाटर के मॉलिक्यूल्स ब्रेक होके इजीली मूव करके एक से दूसरी जगह पे वो अपनी बॉन्डिंग को तोड़ और दोबारा से जोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही पानी बर्फ़ बनना स्टार्ट होगा तो उसके दरमियान अब बर्फ़ बनने की वजह से सॉलिड कंडीशन आ जाती है आइस की, ठीक है। तो हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगी, मजबूत होती जाएगी। रिज़ल्ट में यहाँ पे जो स्पेसिस होंगी वाटर मॉलिक्यूल्स की वो कम होना स्टार्ट होंगी, वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ टाइटली बाउंड होना स्टार्ट होंगे, स्पेसिस कम होंगी, तो डेंसिटी भी क्या होना स्टार्ट होगी,
हो जाएगी, कम डेंसिटी स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी, तो रिज़ल्ट में हमारे पास जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो ईज़िली मूव नहीं कर सकेंगे, ना एक दूसरे के साथ ईज़िली बॉन्ड को तोड़ सकेंगे, ना किसी दूसरे के साथ जाके बॉन्ड की फॉर्मेशन दोबारा से करना स्टार्ट हो जाएंगी। यही रीज़न होती है कि जो वाटर है, पानी जो है हमारे पास, जब हमारे पास बर्फ़ हो जाती है, बर्फ़ हालांकि पानी के मुकाबले में हैवी हो जाती है, उसका वेट ज़्यादा हो जाता है, लेकिन वो फिर भी पानी के ऊपर तैर रही होती है। वो क्यों तैरती है? क्योंकि उसकी डेंसिटी उसके दरमियान स्पेसेस कम होने की वजह से कम हो जाती है, रिज़ल्ट में वो उसके ऊपर फ़्लो कर रही होती है। पानी के मुकाबले में बर्फ़ की डेंसिटी कम होने की वजह से बर्फ़ जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट या तैरना शुरू कर देती है। ठीक है, अब ये बायोलॉजिकल क्यों इम्पोर्टेंट है कि जब हमारे पास सर्दियों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ होता है, नेगेटिव में माइनस में चला जाता है, उस वक्त हमारे पास समंदर के ऊपर सबसे ऊपर लेयर में क्या स्टार्ट होती है, बर्फ़ बनना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये बर्फ़ जो है ये सबसे ऊपर लेयर में ही बनना स्टार्ट हो जाएगी, पानी के नीचे। अब उस इंसुलेटिंग लेयर, ये जो बर्फ़ बनेगी पानी के ऊपर लेयर पे, ये इंसुलेटिंग लेयर की तरह काम होगी, ऐसी लेयर जो अब टेम्परेचर को नीचे वाले पानी की तरफ, जो तह में पानी है उसकी तरफ नहीं पहुंचने देगी, जिसकी वजह से अंदर का जो पानी का जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल होता है, और नॉर्मल टेम्परेचर होने की वजह से वहाँ पे जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो इजीली सरवाइव करने के काबिल होते हैं। तो ये था हमारे पास क्या, वाटर की प्रॉपर्टी, हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एक्सपेंड एट लो टेम्परेचर, कि लो टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाता है। और एक्सपेंड क्यों होता है? क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट इसके आयोनाइजेशन ऑफ वाटर को हम देखते हैं। नेक्स्ट इसका आयोनाइजेशन ऑफ वाटर को देखें तो हमें पता है वाटर आयंस की फॉर्म में टूट जाता है। ठीक है, जब वाटर हमारे पास टूटता है, क्योंकि ये H2O है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल से बना होता है, जब ये टूटता है तो OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप और H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में टूट जाता है। और ये भी एक इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि इन आयंस की प्रेजेंट की वजह से एंजाइम्स अपना फंक्शन परफॉर्म करने के काबिल होती हैं। इन आयंस के टूटने की वजह से जो साल्ट्स वगैरह हैं वो भी आके इनके साथ इजीली डिज़ोल्व होके इनके साथ कंबाइन हो सकती हैं। तो ये थी हमारे पास सारी वाटर्स की प्रॉपर्टीज़, वाटर्स की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हम लोगों ने वाटर की पढ़ी, जिसमें सबसे पहले हमने उसकी पोलर नेचर को डिस्कस किया कि वाटर जो है वो पार्शली नेगेटिव और पार्शली पॉजिटिव चार्जेस से मिलकर बनता है। 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन के पार्शली पॉजिटिव मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन उनके साथ जुड़े होते हैं, और रिजल्ट में ये पोलर नेचर बना रही होती है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर हमारे पास सारी पोलर चीज़ों के लिए यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। जितनी भी पोलर चीज़ें हैं सारी के ऊपर प्रेजेंट है, वो सारी की सारी वाटर में डिज़ोल्व हो सकती हैं। और पोलर नेचर डिज़ोल्व होने की वजह से जितना भी साल्ट्स वगैरह या जितने भी सोल्यूशन की डिज़ोल्व होती है हमारे सेल के लिए जो ज़रूरी है, वो वाटर में इजीली डिज़ोल्व होकर हम तक पहुँच जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा उसकी कोहेसिव और एडहेसिव नेचर पड़ी। कोहेसिव नेचर कौन सी होती है? जो सेम मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो कौन सी फोर्स है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कोहेसिव फोर्स। जब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है उसे एडहेसिव फोर्स बोलती हैं, जिससे वाटर के मॉलिक्यूल्स की जिसमें से वो पास कर रहे हैं उस मॉलिक्यूल्स, अगर किसी कंटेनर में भी हम वाटर को डाल देते हैं, उन कंटेनर के मॉलिक्यूल के दरमियान जो अट्रैक्शन आ जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स एडहेसिव फोर्स। वाटर एक्सपेंड हो जाता है लो टेम्परेचर पे, जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर आ जाता है उस टाइम से लो टेम्परेचर पे वाटर एक्सपेंड होना यानी बर्फ़ बनना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे उसकी डेंसिटी डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। यही रीज़न है जिसकी वजह से बर्फ़ जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट कर रही होती है। आयोनाइजेशन ऑफ वाटर को देखें तो वाटर जो है वो आयंस की फॉर्म में टूट जाता है, जो कि एंजाइम्स की एक्टिविटीज़ वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये था सारा हमारे पास आज हमारे पास बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। जिस चीज़ की समझ ना आई हो बच्चों बुक से रीड आउट करने हैं, ना समझ आए मुझसे पूछते हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।